आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिससे सभी उम्र के लोग प्रभावित होते हैं और इसके इलाज की शुरुआत इसकी अवेयरनेस या इसकी जानकारी से ही होती है। मैं डॉक्टर एल तोमर, मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में सीनियर डायरेक्टर एंड यूनिट हेड हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। आज हम आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थराइटिस क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस माने किसी भी जोड़ की स्वेलिंग, किसी भी जोड़ में स्वेलिंग, सूजन, दर्द होना आर्थराइटिस कहा जाता है। ये आर्थराइटिस किसी वजह से भी हो सकती है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आर्थराइटिस उम्र के साथ होती है, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। उम्र के साथ जो डीजनरेशन होता है, जो वियर एंड टियर होता है, जो कार्टिलेज और मेनिस्कस डैमेज होते हैं, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। और इससे सभी किसी न किसी उम्र में सभी लोग प्रभावित होते हैं। ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा होती है मेनोपॉज के बाद, लेकिन मेल्स भी इससे प्रभावित होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल के बाद मेल्स में भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। दूसरी जो आर्थराइटिस है वो इंजरी की वजह से हो सकती है। जो इंजरी की वजह से कार्टिलेज डैमेज हुआ, मेनिस्कस डैमेज हुआ, फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से भी हो सकती है। उससे उम्र कार्टिलेज की कम हो जाती है और अल्टीमेटली पेन, स्वेलिंग जोड़ में हो जाती है और वो आर्थराइटिस बन जाती है। और जो आर्थराइटिस की वजह हो सकती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कोई डिजीज़ प्रोसेस होता है। डिजीज़ प्रोसेस में कुछ गठिया का बीमारी होती है, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि जोड़ों में या झिल्लियों में स्वेलिंग आती है और झिल्ली में स्वेलिंग आने के बाद वो कार्टिलेज को या मेनिस्कस को या जोड़ के जो अंदरूनी हिस्सा है उसको डैमेज करने लगती है और वो आर्थराइटिस का रूप ले लेती हैं। उसमें जोड़ बहुत तेज़ी से डैमेज होते हैं और अगर सही तरीके से अगर उसकी जानकारी हो और सही तरीके से अगर उसका इलाज किया जाए तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, जोड़ को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। आर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो तो है लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। जैसे कि जीवनचर्या आजकल हो रखा है कि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठने का काम है, ऑनलाइन ही ज़्यादा वर्क करते हैं। जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो भी ऑनलाइन ही है, जिसमें बैठकर ही होता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो शुरू से लेकर बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्गों तक ये रिस्क फैक्टर है जो सबसे कॉमन है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, वो भी रिस्क फैक्टर है। जोड़ों पे लोड ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर डेफिशिएंसी है जो कार्टिलेज को बनाती हैं या बोन्स को बनाती हैं, कैल्शियम का, विटामिन डी का, मिनरल्स का और बाकी चीज़ों का, प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, उससे भी कार्टिलेज में चेंजेज आते हैं। कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और जोड़ जल्दी घिस सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। अनदर रिस्क फैक्टर, जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो ऐसा है, अगर फैमिली में अगर गठिया का या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी चांसेस आर्थराइटिस के बढ़ जाते हैं। फैमिली में वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फैमिलियल होते हैं, वो फैमिली में चलते हैं। कुछ ऐसी तकलीफ भी होती हैं जैसे कि जैसे कोविड ही हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई गले में इन्फेक्शन हुआ, कोई यूरिन इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकती है। सो रिस्क फैक्टर्स अगर हम माने तो रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक, आपका वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, यही मेन रिस्क फैक्टर्स हैं आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस के लिए देखिए, आर्थराइटिस का सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि उसकी वजह क्या है। अगर एक बार आपको वजह पता लग जाती है, उसके लिए अवेयरनेस आप खुद भी मालूम कर सकते हैं कि क्या वजह है, या डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। अगर एक बार आपको मालूम हो गया कि आपकी वजह ये है तो देन आप अकॉर्डिंगली या तो ट्रीटमेंट लेना होगा या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे। अगर कोई डिजीज़ प्रोसेस है तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना, उसके लिए डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और डायग्नोस करने के बाद डॉक्टरी सलाह से उसके लिए मेडिकेशन करना ज़रूरी है। अगर कोई डिजीज़ प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसे भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी है तो डायग्नोसिस होने के बाद डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज एक बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज भी सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज अंडर गाइडेंस
वो करना जरूरी है, जिससे कि जोड़ों में डैमेज नहीं हो। लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं बिना गाइडेंस के, अचानक ही अगर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करना शुरू किया, अचानक ओवरडू करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, तो उससे भी कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कार्टिलेज में सूजन आ सकती है और आर्थराइटिस हो सकती है। इसके साथ साथ डाइट मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा उपयुक्त है और एक्सरसाइज भी पूरा सही तरीके से आप कर रहे हैं, जिससे कि वेट को कंट्रोल में रखा जा सके। वेट सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस के लिए। सो वेट को कंट्रोल करना या वेट को ग्रेजुअली रिड्यूस करना डॉक्टरी सलाह से या स्लोली एक्सरसाइज करके, अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करके, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसे करेंगे तो रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ तक आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का प्रश्न है, तो आर्थराइटिस का किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले उसका जानना ये ज़रूरी है कि ये आर्थराइटिस क्यों हुआ। आर्थराइटिस के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, या आर्थराइटिस कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से हो सकती है, या इंजरी की वजह से भी हो सकता है, इंजरी इंड्यूस आर्थराइटिस हो सकती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो एज के साथ होती है। एज के साथ डिजेनरेशन होता है कार्टिलेज में, मेनिस्कस में, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप वेट कंट्रोल में रखें, अपना डाइट सही से लें, सो दैट सप्लीमेंट्स आपके कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पूरे हैं, और एक्सरसाइज करते रहें। सो अगर आप ये करते रहेंगे तो फिर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कम एज में नहीं होगा, ज़्यादा एज में होगा। मीनोपॉज जैसे फीमेल्स में हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस वक्त भी बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत है। डॉक्टरी सलाह से उपयुक्त मेडिसिन लेना चाहिए, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल में रखा जा सके और ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले किया जा सके। दूसरा, आर्थराइटिस की जो वजह होती हैं, जो डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रंस में हो सकती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज में है, उसको अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपर अवेयरनेस के साथ, या कोई डिजीज प्रोसेस है तो उसको आइडेंटिफाई करके, उसको इन्वेस्टिगेट करके डॉक्टरी सलाह से उसका उपयुक्त मेडिसिन लेना जरूरी है। लेकिन कोई भी आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में एक तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस है, आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आप उसके बारे में हमेशा चिंतित ही रहेंगे, और वो मानसिक तनाव की वजह से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ब्रेन से, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपके हीलिंग प्रोसेस में भी, आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में भी, आपके मैनेजमेंट में भी। सो अवेयरनेस होना, प्रॉपर डायग्नोसिस होना, ट्रीटमेंट लेना और एक्सरसाइज करना, ये सभी चीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं आर्थराइटिस के मैनेजमेंट के लिए। आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, उसके बारे में जानकारी देना पेशेंट को बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे सारी मेडिसिन्स वर्क नहीं करती हैं। लाइक पेन किलर मेडिसिन ज़्यादा लेंगे तो किडनी इफेक्ट हो सकता है, पेन किलर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, बाकी ट्रीटमेंट सब कुछ कर लिया, पेशेंट को रिलीफ नहीं आता है, तो फिर देन जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट से सभी लोग बचना चाहते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट से लेकिन अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है और मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं रिलीफ आ रहा है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एक बूंद की तरह से है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत डैमेज करेगा। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है आर्थराइटिस में, अगर जॉइंट, नी जॉइंट में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, अगर नी जॉइंट बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, अगर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है या उनका सर्जरी हो जाती है, तो उससे ये पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसका जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पेनलेस जॉइंट्स हो जाते हैं, और पेनलेस होने के बाद में फिर मेडिसिन का भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेडिसिन ज़रूरत नहीं पड़ने के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है, वेट भी कम हो सकता है, और बाकी सारी परेशानियों से जो आर्थराइटिस की वजह से सेकेंडरी जो डैमेज होता है, जो बाकी डैमेज होता है, स्पाइन में परेशानी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो जाएगी, शोल्डर जॉइंट्स में परेशानी हो जाएगी, और अगर पेन परसिस्ट करता रहेगा तो उसे मानसिक तनाव भी होगा और हार्ट का या अदर परेशानी भी हो सकती हैं। तो आर्थराइटिस अगर ट्रीटमेंट एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है, घुटनों का दर्द या कूल्हे का दर्द या ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे मेडिसिन से
उसका सुधार संभव नहीं है या मेडिसिन से इलाज संभव नहीं है और डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, तो सर्जरी को डिले नहीं करना चाहिए। और डिले अगर हम देरी करेंगे तो उसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। वो इतना डैमेज करते हैं कि लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप समझिए कि बहुत ही ख़राब हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे जब अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो उसको सही तरीके से सोच समझ के कर लेना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी इस वार्ता से आर्थराइटिस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और शायद आपके लिए लाभप्रद भी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। शुक्रिया।